बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन 8 चैप्टर के हमने करने हैं। स्मार्ट सिलेबस में चंद शॉर्ट क्वेश्चन शामिल हैं, जैसे फर्स्ट पेज पे 3, 6 और 7 और 10 हैं। तो इनमें से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, जैसे कि छठा सातवां बहुत इम्पोर्टेंट है, 10वां बहुत अहम है। तो देखते हैं इन क्वेश्चंस को। सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन कि इज़ इट पॉसिबल फॉर टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन along a string to give rise to a stationary wave। पहली बात तो ये है कि सेम डायरेक्शन में नहीं, पहले हमने पढ़ा था स्टेशनरी वेव्स कैसे पैदा होती हैं कि किसी रस्सी में एक वेव जब जाती है और सामने टकरा के वापस रिफ्लेक्ट होके आती है, तो जाने वाली और टकरा के वापस आने वाली ये वेव्स मिलके क्या बनाती हैं? स्टेशनरी वेव्स। तो इनके लिए तभी पॉसिबिलिटी है जब फ्रीक्वेंसी सेम हो और इनकी डायरेक्शन, दो वेव्स की डायरेक्शन अपोजिट हो। ये कंडीशन है इसके लिए, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको ये देखें, क्वेश्चन है जी हमारा ये। अच्छा, इसमें थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या है? थर्ड क्वेश्चन कहते हैं नो टू वेव्स ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन कैन नॉट प्रोड्यूस स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रिंग कैन बी प्रोड्यूस ओनली व्हेन टू आइडेंटिकल वेव, एक जैसी सेम फ्रीक्वेंसी वाली, ट्रेवल अलोंग द स्ट्रिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। समझ आ गई बात की? उसके बाद क्वेश्चन कौन सा था जी? फोर्थ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, फिफ्थ भी नहीं है। उसके बाद 6 और 7 क्वेश्चन है। 6 और 7। 6 क्वेश्चन क्या है? कहते हैं द वाई डज साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड्स दैन इन गैसेज। ये वाला क्वेश्चन तो ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉलिड, ये जो स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला ना, V = E/ρ। अगर खाली डेंसिटी को देखा जाए ना, डेंसिटी, तो डेंसिटी जो सॉलिड्स की है वो ज़्यादा है किससे? गैसेस से। तो डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो उससे तो स्पीड कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि डेंसिटी वो एलिमेंट नहीं है जिससे स्पीड ज़्यादा होती है सॉलिड में। इलास्टिक, अगर डेंसिटी सॉलिड की ज़्यादा है तो इलास्टिक मॉडुलस बहुत ज़्यादा है सॉलिड्स का, ठीक है। तो ये फिर इलास्टिक मॉडुलस डोमिनेट करता है, जिसकी वजह से स्पीड ज़्यादा हो जाती है। मसलन फ़र्ज़ करें जी कि डेंसिटी सॉलिड्स की गैसेस के मुकाबले में अगर है डेंसिटी 10 गुना और इलास्टिक मॉडुलस अगर 100 गुना ज़्यादा है, दोनों चीज़ें ज़्यादा हैं, डेंसिटी भी इलास्टिक मॉडुलस भी, लेकिन ओवरऑल जब देखेंगे तो ऊपर 10 आएगा। इसका मतलब सॉलिड में स्पीड जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो वो क्या कहते हैं? द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड आर क्लोजर दैन इन गैसेस, ठीक है। सो दे रिस्पॉन्ड क्विकली टू अ डिस्टर्बेंस। मोर ओवर द स्पीड ऑफ साउंड इज़ गिवन बाय, आगे फार्मूला है, द इलास्टिक मॉडुलस E ऑफ सॉलिड इज़ मच ग्रेटर दैन द गैसेस। गैसेस के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा, हैंस साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड्स दैन इन गैसेस, ठीक है जी। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा ख्याल है शामिल है 7th। हाँ जी, बिल्कुल शामिल है। हाउ आर बीट्स यूजफुल इन ट्यूनिंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये हमने पहले भी पढ़ा था जब आर्टिकल पढ़े थे ना, कि अगर दो बंदों के पास गिटार है और एक बंदे की बड़ी परफेक्ट है, उसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी सेट है, जितनी आवाज़ बारीक मोटी होनी चाहिए उतनी ही है, और दूसरे बंदे के पास गिटार है जिसकी वो आवाज़ से मुतमिन नहीं, वो उसको ट्यून करना चाहता है, उसकी फ्रीक्वेंसी पहले वाले बंदे के लिहाज से सेट करना चाहता है, तो करेंगे क्या? हम दोनों गिटार जो है उनको इकट्ठा साउंड करेंगे, इकट्ठा उनकी तार को प्लग करें, खींचें, दोनों इकट्ठी साउंड प्रोड्यूस करेंगी। अगर तो दोनों की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस हुआ तो बीट्स पैदा होंगी। बीट्स आवाज़ में उतार चढ़ाव, द पीरियोडिक वेरिएशन इन द लाउडनेस ऑफ साउंड। आवाज़ ऊपर नीचे होगी दोनों की मिला के, जो रिजल्टेंट साउंड आएगा। आपने क्या करना है? जिस गिटार को ट्यून करना है उसकी जो वायर्स हैं, जो स्ट्रिंग्स हैं, उनको टाइट या लूज़ करके आपने चेक करना है। फिर दोनों गिटार्स को इकट्ठा बजाएं। फिर अगर बीट्स पैदा होती हैं दोबारा से टाइट या लूज़ करें। और ये काम आपने तब तक करना है जब दोनों गिटार्स को इकट्ठा बजाने से आवाज़ में उतार चढ़ाव ख़त्म हो जाए, बीट्स ख़त्म हो जाएं।
बीट्स ख़त्म होने का मतलब ये है कि दोनों गिटार्स की जो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है वो भी ख़त्म हो गया और फ्रीक्वेंसी दोनों की क्या हो गई है, सेम। फ्रीक्वेंसी मैच कर गई है दोनों गिटार्स की, F1 इज इक्वल टू F2। क्योंकि बीट्स तब पैदा होती हैं जब दो इंस्ट्रूमेंट्स की, दो साउंड्स की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस हो। तो आंसर क्या लिखना है आपने, लिखते हैं एन अनट्यून्ड इंस्ट्रूमेंट एंड अ स्टैंडर्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर साउंडेड टुगेदर, if their frequencies are different, beats will be produced. Now we adjust the frequency of untuned instrument by tightening or loosening its strings and again sound the two instruments together. If beats are vanished, अगर beats ख़त्म हो जाती हैं, the instrument is said to be tuned. इसका मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी में जो फ़र्क था वो ख़त्म हो गया। अदरवाइज we repeat the above steps until no beats are heard. जब तक बीट सुनाई देना बंद ना हो जाए हम ये अमल दोहराते रहेंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है 10th हमारा स्मार्ट सिलेबस में। बस ये 4-5 शॉर्ट क्वेश्चन शामिल है। 10th क्वेश्चन है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, सिर्फ थर्ड इतना अहम नहीं था, तो बाकी सारे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कहते हैं एक्सप्लेन वाई साउंड ट्रेवल फास्टर इन वार्म एयर दैन इन कोल्ड एयर। गर्म जो हवा है उसमें स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा क्यों है? ये दो तरीक़ों से बताया जा सकता है। एक तो लैप्लस ने जो फार्मूला डिराइव किया था वो ये था, न्यूटन के मुताबिक P/ρ था और लैप्लस के मुताबिक गैमा P/ρ था। इससे भी समझाया जा सकता है। और एक और हमने अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वाला आर्टिकल था, वहाँ एक रिलेशन डिराइव किया था VT/V0 इज़ इक्वल टू T/T0। सही है। तो इस रिलेशन से मुराबता क्या थी, जो स्पीड ऑफ साउंड है VT, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, स्क्वायर रूट ऑफ केल्विन टेम्परेचर। कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगी। टेम्परेचर अगर आप 4 गुना बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ साउंड 2 गुना बढ़ेगी। टेम्परेचर अगर आप 9 गुना बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ साउंड 3 गुना बढ़ेगी। जितने गुना टेम्परेचर करेंगे उसका स्क्वायर रूट टाइम। अगर टेम्परेचर 10 गुना बढ़ाते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड स्क्वायर रूट 10 टाइम्स बढ़ेगी। एक तो आप इस फार्मूले से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा, जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन में किया है, आप फार्मूला ये देखें, इस फार्मूले में आपको पता है जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाता है। वॉल्यूम इंक्रीज़ तो जो डेंसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर का डायरेक्टली ये दोनों तो एक साथ बढ़ेंगे, लेकिन डेंसिटी का फार्मूला होता है मैस और वॉल्यूम। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी डिक्रीज़ होगी। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से डेंसिटी डिक्रीज़। और अब आए स्पीड ऑफ साउंड के फार्मूले पे। अगर डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि स्पीड जो है वो डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली है। दैट इज़ स्पीड ऑफ साउंड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर, as the density of warm air is less than that of cold air, so sound travel faster in warm air than in cold air। ठीक हो गया जी। ये थे जनाब शॉर्ट क्वेश्चंस। और ऐसा करते हैं कि एक आधा न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं साथ। ठीक है, न्यूमेरिकल जो स्मार्ट सिलेबस में है वो मैं टिक कर देता हूँ, वो निशान लगा देता हूँ। अच्छा, न्यूमेरिकल जो है वो पहला है, उसके बाद दूसरा नहीं है, फिर तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां, 7 तक हैं। ठीक है, 7 तक कंटिन्यूस हैं, सिर्फ दूसरा न्यूमेरिकल शामिल नहीं। तो पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। कहते हैं द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल फ्रॉम अ रेडियो ट्रांसमिटर इज़ 1500 मीटर। ये वेवलेंथ दे दी गई आपको, लेमडा। ठीक है, लेमडा 1 एंड द फ्रीक्वेंसी इज़ 200 किलोहर्ट्ज़। ये F1 फ्रीक्वेंसी है पहले रेडियो सिग्नल की। व्हाट इज़ द वेवलेंथ फॉर द ट्रांसमीटर ऑपरेटिंग एट 1000 किलोहर्ट्ज़। ये दूसरी फ्रीक्वेंसी है। विद व्हाट स्पीड द रेडियो वेव्स ट्रेवल। स्पीड भी मालूम करनी है आपने। जितनी भी बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ना, जैसे रेडियो वेव्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, पहली बात आपने याद रखनी, इन सब की स्पीड लाइट की स्पीड है। वैसे हम V इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा यूज़ करते हैं, इनके लिए C इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो स्पीड सेम होगी। अगर आपको स्पीड पता है 3 × 10⁸, तो फ्रीक्वेंसी पता है तो वेवलेंथ निकल सकती है।
ठीक है, तो ये डाटा है और ये दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है। तो पहले स्पीड फाइंड कर लें आप, ठीक है, या ये भी कि आपको पता चूँकि दोनों रेडियो सिग्नल हैं तो दोनों की स्पीड क्या होगी, सेम। तो यहाँ से स्टार्ट कर लें, f1 लैम्डा 1 f2 लैम्डा 2। हमें सिर्फ लैम्डा 2 नहीं गिवन बाकी तीनों चीज़ें मालूम थी, उनकी वैल्यूज़ पुट करें और आंसर निकल आएगा 300 मीटर। ठीक है, एक और तरीके से मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि स्पीड इनकी कांस्टेंट है c, तो मैं कह सकता हूँ f और लैम्डा का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है, क्योंकि सब की स्पीड लाइट की स्पीड है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वेवलेंथ उतनी कम। अब ज़रा देखिएगा, पहले की फ्रीक्वेंसी 200 और दूसरे की 1000, कितने गुना ज़्यादा है? फ्रीक्वेंसी 5 टाइम्स ज़्यादा है तो वेवलेंथ 5 टाइम्स कम होगी। 1500 को 5 गुना कम करें ज़रा, 1500 डिवाइडेड बाई 5 तो क्या आएगा, 300। तो जो दूसरी वेव है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी चूँकि 5 गुना ज़्यादा है तो वेवलेंथ इसकी 5 गुना ही कम होगी, इसलिए 300 आंसर आया। पहले की 1500 थी, दूसरे की 300 है। और अब स्पीड मालूम करनी है तो स्पीड बड़ा इजी है जनाब, किसी भी आप v=f2 लैम्डा 2 से भी कर सकते थे और v=f1 लैम्डा 1 से भी कर सकते हैं, क्योंकि अब तो दोनों फ्रीक्वेंसी दोनों वेवलेंथ आपके पास हैं। खैर, दूसरे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ये और वेवलेंथ 300 आई थी, तो आंसर क्या आया, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ और यही आना चाहिए था। जितनी भी रेडियो वेव्स हैं, टेलीविज़न वेव्स हैं, FM AM माइक्रोवेव्स, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और सब की जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड के इक्वल है। ठीक है जी। उसके बाद बेटा सेकंड न्यूमेरिकल शामिल नहीं है और ये इन्होंने बहुत बड़ी नेकी का काम किया निकाल के, क्योंकि वो काफ़ी लेंथी था, टेक्निकल भी, लेकिन न्यूमेरिकल अच्छा था। लेकिन ये उस आर्टिकल से रिलेटेड था जो आपने पढ़ा ही नहीं, यानी इंटरफेरेंस स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, तो इसलिए न्यूमेरिकल भी शामिल नहीं। थर्ड न्यूमेरिकल पे चलते हैं। कहते हैं स्टेशनरी वेव इज इस्टेब्लिश इन अ स्ट्रिंग विच इज़ 120 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये धागे की लेंथ दे दी गई है, एंड फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 4 सेगमेंट, नंबर ऑफ लूप्स बताई गई हैं 4, एट अ फ्रीक्वेंसी 120 हर्ट्ज। ये फिर उसकी F4 होगी 120 हर्ट्ज। 4 लूप में धागा वाइब्रेट कर रहा है तो F4। डिटर्मिन इट्स वेवलेंथ एंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। आपको याद, हमने जब आर्टिकल पढ़ा था तो एक रिलेशन था Fn = NF1, तो वहाँ से F1 क्या आनी चाहिए, Fn डिवाइडेड बाई n। 120 डिवाइडेड बाई 4 लूप थी तो ये कैंसिल कर 30 हर्ट्ज आंसर आएगा। देख लेते हैं आंसर क्या आता है आगे, और वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर लेते हैं जी। ठीक है, फिलहाल डाटा देखें कि लेंथ दे दी गई, नंबर ऑफ़ लूप्स दे दी गई, फिर F4 दे दिया गया, लैम्डा मालूम करना है और हमें क्या मालूम करना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1। तो पहली बात, वेवलेंथ का ये फार्मूला भी बुक में हमने पढ़ा था, 2 × लेंथ 120 सेंटीमीटर जो था वो 1.2 मीटर बनता है, लेंथ डिवाइडेड बाई 4, आंसर आ गया 0.6 मीटर। फिर वही फार्मूला कि Fn NF1 होता है, n टाइम्स ऑफ F1, तो F1 का फार्मूला ये आ गया। ये F4 की वैल्यू है 120 डिवाइडेड बाई 4, तो 30 हर्ट्ज आंसर आपके पास फ्रीक्वेंसी का आ गया। ठीक है जी, तो ये बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इसके MCQ भी आ सकते हैं, ये वाला MCQ आ सकता है, ये वाला पोर्शन। उसके बाद फोर्थ MCQ है, फोर्थ न्यूमेरिकल है। तो फोर्थ न्यूमेरिकल में कहता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट। नोट किसी ख़ास फ्रीक्वेंसी की साउंड को कहते हैं नोट, एमिटेड बाय स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। अच्छा जी, जो स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी वो 300 हर्ट्ज है। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द दिस नोट व्हेन द लेंथ ऑफ द वेव इज़ रिड्यूस्ड बाय 1/3 विदाउट चेंजिंग टेंशन और द टेंशन इज़ इंक्रीज बाय 1/3 विदाउट चेंजिंग द लेंथ। मालूम हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी। अगर आपको याद हो फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला था, वो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/2L√f/m। पहले केस में हमने लेंथ इंक्रीज़ करनी है, डिक्रीज़ करनी है, जो ओरिजिनल लेंथ है उसमें से 1/3 माइनस कर देना। और दूसरे केस में हमने क्या करना है, जो भी टेंशन थी F टेंशन इन द स्ट्रिंग, वो आपने इंक्रीज़ कर देनी है 1/3। ठीक है ना, जितनी भी पहले टेंशन थी उसका 1/3 आपने इंक्रीज़ कर देना। ये दो चेंजिंग करके आपने देखना फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ता है। तो न्यूमेरिकल सिंपल सा है, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले
डाटा शाटा हमने लिख दिया। तो जनाब लेंथ स्ट्रिंग की लेंथ गिवन नहीं, डाटा में गिवन थी, ये शायद स्टेटमेंट मिसिंग है। मैं ज़रा टेक्स्ट बुक में देखता हूँ। टेक्स्ट बुक में जो न्यूमेरिकल था उसमें लेंथ वगैरह गिवन थी। ये अच्छा जी, अच्छा सॉरी, वो तो हमने इफेक्ट देखना है, टोटल का इफेक्ट कितना है। लेंथ तो हमें चाहिए नहीं, लेंथ हमें चाहिए नहीं, वो तो हमने नेट इफेक्ट देखने के पहले वाली फ्रीक्वेंसी से कितना डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा खैर, न्यूमेरिकल कहाँ पे गया जनाब हमारा, ये वाला। अच्छा, तो जो लेंथ है वो L है और टेंशन F है। तो पहला चेंज आपने क्या किया, ये लेंथ में इन कमी कर दी। वो एलसीएम लेंगे ना, मसलन L में से लेंथ बाई 3 एलसीएम लेंगे, 3 आएगा ऊपर, 3L माइनस L, तो क्या बना 2L/3। नई लेंथ ये वाली है जिसको L डैश कह रहे हैं। और नई जो टेंशन है वो क्या है, F डैश जो है वो पहले वाली टेंशन में 1/3 और ऐड कर दें, एलसीएम 3 आएगा, ऊपर 3F प्लस F, क्या बना 4F/3। तो न्यू वैल्यू टेंशन की ये है, सही हो गया। तो इसके साथ आपने देखना है कि नई फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो देखें जनाब, ये फार्मूला है फ्रीक्वेंसी का जिसको हमने यूज़ करना है दोनों मरतबा, एक मतलब टेंशन में लेंथ में चेंज और एक मरतबा टेंशन में चेंज। अच्छा, जो नई टेंशन F डैश वो नई लेंथ के साथ, और नई लेंथ क्या थी 2L/3, सही है। तो यहाँ से 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे ये चीज़ बन गई 3। अब ये वाली जो चीज़ है इतनी, ये तो पहले वाली फ्रीक्वेंसी नहीं थी, गौर करें ज़रा, 1/2L इंटू F/m²रूट। ये जो मैंने एनसर्कल कर दी है ये तो पहले वाली फ्रीक्वेंसी है। तो इसका मतलब जो नई फ्रीक्वेंसी है F डैश 3/2 1.5 होता है, 1.5, तो पहले वाली फ्रीक्वेंसी से 1.5 गुना है। अब पहले वाली फ्रीक्वेंसी गिवन थी 300, तो उसको 1.5 गुना करें तो 450 नहीं आना चाहिए, 450 आंसर आएगा जी, ये 450 हर्ट्ज़। तो अब जब आपने टेंशन इंक्रीज़ करनी है टेंशन, तो अब क्या होगा जी, नई फ्रीक्वेंसी नई टेंशन के साथ F डैश के साथ, और नई टेंशन क्या थी 4F/3। तो ये जो 4 और 3 है ये बाहर निकाल लें, बाहर, ठीक है। अब जो मैं एनसर्कल कर रहा हूँ ये वाली चीज़ 1/2L² F/m, ये तो पहले वाली फ्रीक्वेंसी थी F। तो नई फ्रीक्वेंसी पहले वाली फ्रीक्वेंसी से √4/3, पुरानी फ्रीक्वेंसी 300 थी, तो उसका √4/3 टाइम करें तो क्या आएगा 346 हर्ट्ज़। समझ आ गया बेटा। तो आपके पास हैंडबुक्स भी वैसे हैं, वहाँ से देखें, तो बाकी इंशाल्लाह समझ आ जाएगी आपको। और बाकी न्यूमेरिकल्स और अगला चैप्टर हम फिर नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।